चलो बच्चों, आज की क्लास में हम एक आगे का बेसिकली टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम होगा हमारा बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आखिरी क्लास में बेसिकली मैंने तुम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डिफिनेशन दिया था कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और ये सिंपल इंटरेस्ट से कैसे अलग है। इस क्लास में हम जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए देखो, इसमें ना मैं तुम लोग को ना सीधा ये फॉर्मूला निकालना ही बताऊंगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने तुम लोगों को बताया था, जो क्लास 8 वाले जो 7 वाला मेरा वीडियोज नहीं देखे जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका ये लिंक में सारा कुछ नीचे यहाँ लगा रखूंगा वो ऊपर आई बटन पर। तो देखो यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला बेसिकली है क्या। देखो, तुम लोगों ने ये सिंपल इंटरेस्ट का तो फार्मूला पढ़ा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू फुल द टाइम पीरियड बाई 100, कि कितना अमाउंट लिया गया, कितने रेट पर लिया गया और कितने समय के लिए लिया गया। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। और 100 तो बेसिकली वो रेट, क्योंकि हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो भाई परसेंटेज का डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। अगर तुम कुछ परसेंटेज उठा के तुम अपना ही कोई यूनिट बना दो, जो मैंने सेकेंड क्लास एक वीडियो में ये बताया है, तुम वो भी कर सकते हो कि नीचे डिनोमिनेटर में वो आ जाएगा। ये था बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला किस तरह यूज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला कैलकुलेट करने में। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या जाना था कि अगर कोई प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर पहले साल में इतना रेट लगा, तो जो रेट लग के जो इंटरेस्ट हुआ ना वो उसमें ऐड होके फिर जो अमाउंट बनता फिर उस अमाउंट पर अगले साल रेट लगता है। ना कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह जहाँ एक ही प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कांस्टेंट है, उसी पे रेट हर साल लगे जा रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये प्रिंसिपल है, इस पर रेट लग के कुछ एक इंटरेस्ट इतना ऐड हुआ तो जो अमाउंट हमारा क्रिएट हुआ वो इस अमाउंट पे दोबारा से लग रहा है, इस अमाउंट पे लगेगा, ना कि उस ओरिजिनल प्रिंसिपल पर, इन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे हम उसका करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बोला कि अगर यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, P1 होगा। P1 रेट तो हर साल कॉमन रहेगा तो रेट हम उतना ही लिखेंगे, रेट इंटू, अब टाइम पीरियड लिखने की जरूरत है क्योंकि हम हर साल का इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे बाई 100। तो देख रहे हो ना, मतलब इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P1 इंटू आर बाई 100। ये यहाँ और यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम हर टाइम पीरियड का इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, यानी कि ये फॉर फर्स्ट ईयर। यहाँ पे अमाउंट हमारे पास कितना आएगा, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर हमारे पास कितना होगा, P1 प्लस SI1। ये हमारे पास हो गया फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर T1 यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए। अब देखो यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। बेसिकली यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में क्यों लिखूँगा, मैं सिर्फ इंटरेस्ट लिखूंगा। अच्छा, सिर्फ इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर के लिए मान लो इंटरेस्ट कितना होगा हमारे पास। ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ओरिजिनल प्रिंसिपल पर नहीं, जो हमारा अमाउंट बना है पिछले ईयर में हम उस पर अब इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटू आर बाई 100। ये हो गया हमारा सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो सेकेंड ईयर का फिर अमाउंट कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास होगा I2 प्लस A1, है ना। क्योंकि अब हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मैंने बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगे अमाउंट बना है वो अमाउंट ये हमारे लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, समझ गए कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट प्लस अमाउंट 1, ये हमारे पास हो गया इंटरेस्ट फॉर द टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड ईयर। अब देखो यहाँ पे थर्ड ईयर के लिए फिर कैसे होगा। थर्ड ईयर के लिए हमारा होगा बेसिकली आई थ्री रिजल्ट कितना होगा हमारे पास, I3 हमारे पास होगा A2, चूंकि अब सेकेंड अमाउंट पे हमारा प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा, इंटू आर बाई 100। तो यहाँ पे अमाउंट कितना होगा मेरे पास, अमाउंट मेरे पास होगा I3 प्लस A2, समझ गए। इस तरह से हमारा होगा फोर्थ T3 यानी कि तीसरे साल के लिए। अच्छा, तो इस तरह से तुम T4 T5 तक तुम जा सकते हो। जितने 10 साल के लिए लोन लिया भाई 10 साल का लगा दो, 20 साल के लिए उसके लिए लगा दो। हम यहाँ पे 3 के पर अब खुद को रोक रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आगे कैसे बढ़ेंगे। अब देखो कि यहाँ पे I3, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पे I3 को, कि यहाँ पे A2 इंटू आर बटा 100 प्लस A2, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ क्या करा, मैंने यहाँ पर जो ये यहाँ पे I3 था, मैंने I3 की जगह ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है।
इसका फिर इस तरह से आ गया। अब इसको आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मैं इससे A2 कॉमन निकाल सकता हूँ? A2 इंटू आर बाई 100 प्लस 1। क्या मैं इस तरह से कॉमन निकाल सकता हूँ? ऑब्वियसली निकाल सकता हूँ। चलो, अब देखो यहाँ क्या है। अब मैंने बोला कि जो A2 का क्या, जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे, A2 का जो फॉर्मूला है, क्या मैं ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दूँ? चलो करके देखते हैं, लगा देते हैं। तो हमारे पास फिर ये कितना आएगा? ये फिर हमारे पास आएगा I2। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जो I2 का ये वाला फॉर्मूला है, I2 का जो ये वाला फॉर्मूला है, मैं ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो इसके वजह से फिर क्या होगा? इसके वजह से फिर हमारा होगा A1 इंटू आर बाई 100 प्लस A1 इंटू आर बाई 100 प्लस 1। देखो इसको फिर मैंने इस तरह से लिख दिया। क्या यहाँ पे मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि A1 मैंने कॉमन ले लिया, मैंने A1 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, आर बाई 100 प्लस 1 इंटू आर बाई। देखो ये तो सिर्फ देखने से नहीं होगा, तुम लोग भी साथ साथ लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, तो और तुम लोग को अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से क्या हो रहा है। और नहीं हुआ तो फिर दोबारा एक बार देख लेना। क्या फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि A1 इंटू आर बाई 100 प्लस 1 पर पावर 2, जो स्क्वायर है ना, दोनों को, इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये दोनों टर्म्स को, तो क्या स्क्वायर होंगे? और इसलिए स्क्वायर हो गए। यहाँ पे देखो A1 आ गया। क्या मैं बोल सकता हूँ कि A1 की फॉर्मूला जो ये है, A1 का फॉर्मूला ये है जो, क्या मैं यही फॉर्मूला अगेन मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? यहाँ पर A1 का ही फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कट कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पर भी ये एस आई वन है, चलो इसको I1। क्या मैं ये वाला I1 का ये वाला फॉर्मूला क्या मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? ऑब्वियसली कर सकते हैं। चलो फिर करके देखो कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूँगा, P1 इंटू आर बाई 100 प्लस P1 प्लस P1 इंटू आर बाई 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे P1 में क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? P1 आर बाई 100 प्लस 1, फिर यहाँ पर तो आर बाई 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर तो हमारे पास है ही यहाँ पर। अब देखो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? P1 इंटू आर बाई 100 प्लस 1 का होल क्यूब, इस तरह से। इस तरह से, एक मिनट, क्या ये हमारे पास कुछ आ गया? यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक था आर बाई 100 प्लस ये, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या यहाँ पे पावर 3 होगा? और इसलिए 3 होगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मेन, अब देखो यहाँ पे क्या है। अब तुम यहाँ पे देखोगे कि हमें बस अब हमारे पास आगे कुछ दिख नहीं रहा। मतलब P1 हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास प्रिंसिपल था, सम था जो बोरो लिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आर है, और यहाँ पे प्लस बाकी सारा तो कांस्टेंट है। तो देखोगे कि ये जो पूरा टर्म है, ये हमारा पूरा का पूरा कांस्टेंट चल रहा है। ये जो हमारा पूरा टर्म है कांस्टेंट चल रहा है। इसकी वैल्यू डिफाइन हो रही है बस इस पावर से, सॉरी, इसे, ये जो यहाँ पे रेट है, यहाँ पे जो रेट है बस एक तरह से, तो यानी कि हर साल रेट तो कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे ये रहा हमारे पास ओरिजिनल प्रिंसिपल जो बोरो करा गया था। तो ये है बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला फॉर फाइनल। अब बोलो से ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो, अब तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे A3 में करा था, यानी कि हम यहाँ अमाउंट में कब से कर रहे थे। हमने यहाँ पे बेसिकली अमाउंट कैलकुलेट कर रहा है, फॉर्मूला फॉर फाइनल अमाउंट टू बी पेड कंपाउंडली। समझिए, ये कंपाउंडली यानी कि जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया तो ये हमारे पास फाइनल अमाउंट है। इसको इंटरेस्ट मत बोलना, ये हमारे पास अमाउंट है। अमाउंट जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे। अब इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, देखो, क्या तुम लोग ने ऐसा कुछ तो पढ़ा ही होगा कि अमाउंट जो हमारे पास होता है वो हमेशा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमेशा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर होता है। इसको थोड़े ब्राइट ब्राइट में लिखता हूँ, एक मिनट। जो भी हमारे पास अमाउंट होता है वो हमेशा हमारे पास इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का सम होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अब यहाँ पे मेरे पास अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है,
क्या मैं लिख सकता हूँ कि इंटरेस्ट जो होगा मेरे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तुम्हें दिया हुआ है तभी तो हमने अमाउंट कैलकुलेट करा। तो क्या ये जो इंटरेस्ट है क्या इसको बोल सकते हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये हमारे पास है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा जब वहाँ पे इस पे कंपाउंड अमाउंट होगा माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला से करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना मैं भूल गया, यहाँ पे देखो 3 है। यहाँ पे 3 कैसे है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 साल के लिए कैलकुलेट करा था फॉर T1 T2 एंड T3। यही अगर हमारे पास ये n नंबर ऑफ ईयर्स आ जाए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेसिकली फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि P1 प्लस R बाई 100 प्लस 1 पर पावर n। देखो जब 3 साल था तो यहाँ पे पावर 3 आ गया, जब n होगा तो n आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल जो इनिशियल प्रिंसिपल बोरो करा गया था उसको हम निकाल देंगे, अब जो भी बच जाएगा वो इंटरेस्ट है। अच्छा, तो ये है, तो ये फॉर्मूला एकदम याद कर लो कि वैसे ये डेरिवेशन समझ गए तो भाई ये भी समझ गया होगा कि ये क्या चीज़ है। तुम इसको इस तरह से भी देखो समझ सकते हो। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई हर साल कॉमन रहेगा, है ना, हर साल कांस्टेंट रहेगा, है ना। आर बाई 100 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा कॉमन रहेगा। ये 100 एक कांस्टेंट नंबर है, 1 भी कांस्टेंट नंबर है, बस इसकी ये क्या वैरी करेगा, एन, यानी कि टाइम पीरियड। यहाँ पे एन क्या चीज़ है, वेयर एन इज इक्वल टू टाइम पीरियड, एन इज इक्वल टू टाइम पीरियड। और P1 देखो अब इससे ज़्यादा और ये छोटा हो नहीं सकता, मतलब जैसे कि तुम लोग को दिख रहा होगा कि यार ये प्रिंसिपल तो इससे तो स्टार्ट ही होता है। रेट ऑलरेडी हमें दिया रहेगा, टाइम पीरियड भी हमें दिया रहेगा, हमें बस कंपाउंड अमाउंट यहाँ से निकल जाएगा, उसमें से इनिशियल प्रिंसिपल निकाल दो और हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये था फॉर्मूला फॉर कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, और किस तरह से ये बेसिकली चलता है। 3 साल के लिए हमने पावर 3 आएगा, 4 साल के लिए पावर 4 आएगा, इस तरह से करके हमारा चलता रहेगा। तो ये था बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।